हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज मैं आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के लाया हूं हिंदी का चैप्टर फर्स्ट। और ये जो है गोधूली हिंदी है। जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना, वो अक्सर ये चैप्टर को चुनते हैं अक्सर करके। गोधूली जो संस्कृत वाले होते हैं, सिंपल समझो, जो संस्कृत वाले स्टूडेंट होते हैं ना, अक्सर वो ये हिंदी पढ़ते हैं, गोधूली हिंदी, ठीक है ना, जिसको राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा ये बोला जाता है। तो इसका जो पहला चैप्टर है प्यारे, और उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब यहाँ पे जितनी सारी मैं बातें बताने वाला हूँ, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कहानी जरूर पढ़िए। एक बार कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टेड और थोड़ा ही बड़ा ही सतर्क वाला, बड़ा ही मतलब समाज को उजागर करने वाला, लोगों को दिमाग को खोलने वाला ये ऐसा मतलब एक निबंध है जी। इसको याद करेंगे। ये क्या है? एक निबंध है ना, निबंध है, ठीक है। एक निबंध है जो कि आपको दिमाग को खोल के रख देगा कि चल क्या रहा, आखिर चल क्या रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, पहले लोग क्या करते थे, अभी भी लोग समाज में लोगों का सोचने का थिंकिंग क्या है, लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ना। यही पूरा चैप्टर जो इसी पे आधारित है। तो इसका तो पता चल ही रहा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो चैप्टर है ना प्यारे, इसके लिखने वाले कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये चैप्टर का नाम है। यानी कि श्रम विभाजन, इसका मतलब समझते हो? श्रम विभाजन, काम का बंटवारा, समझ रहे ना। कोई बड़ी है तो बड़ी काम करेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आजकल लोग ना काम का हिसाब से उसको जात बना दिया ना। कोई लकड़ी का काम कर रहा तो बोल दे बड़ी है। कोई जरूरत नहीं ना कि वो लकड़ी का काम करने वाला, मतलब काम के हिसाब से उसको जाति बना दिया, ये बड़ी जात का है ना। कोई क्या बोलते हैं, टॉयलेट साफ कर रहा उसको मेहतर बोल दिया है ना, ये ऐसा काम कर रहा। कोई जूता सी रहा, चप्पल सी रहा तो चमार बना दिया काम के आधार पे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बाल काटा तो उसको नाई बोल दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो नाई का पैसा के आधार पर लोग जो समाज में जो उसको जाति प्रथा बनाते हैं कि ये नाई लोग हैं, बहुत नीच के लोग होते हैं। लेकिन तुम देखो, तुम देखो बड़े बड़े सैलून में देखो जाके, नाई बस नाम के लिए नाई है, वो तुमसे भी ज्यादा अर्निंग करते हैं, है ना, तुमसे भी ज्यादा कमाते हैं। बड़ी इसको बोलते हो ना। ऐसे ऐसे लकड़ियां मिलती है जो जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात उनकी भी कीमत रहेगी ज्यादा, है ना। लोहा पिट रहा, लोहार कहा गया। लेकिन ऐसे अब लोगों में ऐसा मिजाज नहीं रहा, है ना, कुछ चेंज हो रहा। अब ना जो भी काम मिले, बस हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जीवन चलना चाहिए। कोई भी काम है ना, काम में शर्मिला नहीं। तो इस चैप्टर में बताया गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब काम को बंटवारा, श्रम मतलब काम, विभाजन कर दिया है, और जाति प्रथा, इसी के आधार पे सारा कुछ यहाँ पे दिया गया चैप्टर में। इसके लिखने वाले याद कर लीजिए भीमराव अंबेडकर है। और भीमराव अंबेडकर को हम लोग जो है संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, है ना। ऑब्वियसली सी बात है, आपको पता ही भी है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, पहले ही पढ़ा होगा कि भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। ये सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है। और ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये क्या है? निबंध है। आपको आगे चैप्टर में कुछ कविता भी देखने को मिलेगा, कुछ निबंध देखने को मिलेगा, कुछ भाषण देखने को मिलेगा, कुछ कहानी देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए याद करेंगे कि ये क्या है? निबंध है। और इंपॉर्टेंट बात समझिए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा आपकी किताब में आया कैसे, है ना जी। एक्चुअली ये एक जगह भाषण दिया जा रहा था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो भाषण इनकम्प्लीट हुआ, है ना, वो पूरा नहीं हो पाया, भाषण दे नहीं पाया, है ना। तो उसको जो है निबंध के रूप में पेश कर दिया गया। और ललय सिंह यादव ये जो है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमारे सामने हाजिर कर दिया, ठीक है ना। और ये जो हिंदी में जो ट्रांसलेट किया वो इनकी एक किताब है, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब की किताब है, जिसके नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है किसकी किताब है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए किताब बन जाती है क्योंकि इसी किताब से जो है ना श्रम विभाजन जाति प्रथा पॉइंट जो है निबंध जो उठा के आपके सामने पेश किया, वो भी हिंदी में रूपांतरण करके। तो हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललय सिंह यादव। ये सब बात याद रखिएगा। चलिए देखते हैं भीमराव साहब अंबेडकर के बारे में बात कर लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है 14 अप्रैल 1891। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है प्यारे, बहुत बार पूछा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी, तो 14 अप्रैल 1891। और कहाँ हुई थी? महू, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में महू नाम का एक गांव है, वहीं पैदा हुई थी।
ठीक है ना। और ये जो दलित परिवार से इनका संबंध था, दलित परिवार समझ ही रहे कितना नीच का परिवार होता है ना, दलित परिवार से इनका जो है संबंध था। आगे बोलता है, यहाँ पे इनके बारे में जानेंगे क्या बोलता है आगे, कि ये जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए, इंग्लैंड गए, लंदन जिसको बोलते हैं ना, समझ रहे ना। दलित परिवार 1891 की बात है, 1891 दलित परिवार के या स्टूडेंट समझो, दलित परिवार के बच्चा कहाँ पढ़ रहा, जाके न्यूयॉर्क में पढ़ रहा, इंग्लैंड में पढ़ रहा। आज के ज़माना में दलित से भी ऊपर ऊपर के लोग हैं, लेकिन उसको ना प्राइवेट स्कूल का भी मतलब नहीं मिल पा रहा, नसीब नहीं हो पा रहा, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अपना इंडिया में भी। समझ आ रहा है ना बात। तो आखिर कैसे पहुंचा, इसके बारे में हमको जानना चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, इनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए कि आखिर कैसे वो इंग्लैंड न्यूयॉर्क में जाके पढ़ाई किए, दलित परिवार में होते हुए भी कैसे पढ़ाई किए। तो उनके अंदर काबिलियत थी, और काबिलियत ही इंसान को हर मंजिल पे पहुंचा देती है, ठीक है ना। तो इससे मोटिवेशन भी आपको मिलेगा कि न्यूयॉर्क में, इंग्लैंड में जाके पढ़े एक दलित परिवार का बच्चा। तो हम दलित तो नहीं है बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं, लगभग वीडियो देखने वाले जितना पढ़ने वाला ऑनलाइन अगर बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से 95% प्लस बच्चे होंगे जो दलित नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो भाई सब समझ सकते हो, जब ये न्यूयॉर्क के इंग्लैंड जाकर पढ़े तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, वे इतिहास के, देखिए अब ना कोई ऐसा होता है ना, बहुत ऐसा होता है कि जैसे मैं सिर्फ टीचिंग का काम कर रहा हूँ, है ना, मुझे और कुछ नहीं आता। सपोज डेट कोई और बंदा है, कोई बढ़ी है तो बढ़ी का ही काम कर रहा है। अच्छा, कोई साइंटिस्ट है तो वो सिर्फ साइंटिस्ट में उसका दिमाग लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इनका कमाल देखो, इतिहास मीमांसक मतलब इतिहास को बताने वाले, विधेयवक्ता है ना, वकील जिसको बोलते हैं, वकील वकालत भी, अर्थशास्त्री का भी काम करता है, समाजशास्त्री, समाज सेवक, शिक्षाविद, पढ़ाने का भी, ज्ञान देने का भी काम, धर्म दर्शन और धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देने का भी काम करते थे। इतना सारा गुण इनके पास जो है मौजूद था। आगे इनके 3 चिंतक और प्रेरक रहते, बोलते हैं ना आपका क्या बोलते हैं, आइडल पर्सन कौन है, आइडल पर्सन, है ना। तो जैसे बोलते हैं मेरा आइडल पर्सन ये है, कोई बोलता है मेरा आइडल पर्सन गांधी जी है, कोई बोलता है मेरा आइडल पर्सन सचिन है, बहुत कुछ बोलता है ना। तो देखिए इनके जो 3 आइडल है, चिंतक और प्रेरक रहे हैं, जिनसे मोटिवेट ये होते थे, जिनसे ये मोटिवेशन हासिल करते थे, है ना, प्रेरक होते थे, वो बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जिसको बोलते हैं, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो तीनों याद कीजिएगा, तीनों जो इनके प्रेरक थे। ओके, उसके बाद इनका निधन याद कर लीजिएगा, 1956 में दिल्ली में जो है इनका निधन हो गया, यानी कि एमपी में इनकी पैदाइश हुई थी, एमपी में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अब इनके कुछ पुस्तकें का नाम मैं तो यहाँ पे लिख दूँ, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी किताब है, एक बार किताब आप जरूर रीडिंग कर लीजिएगा, नहीं रीडिंग करते हो तो इतना कम से कम देख लीजिए, काफी है। इनके मुख्य पुस्तकें द कास्ट इन इंडिया, देखिए सारी किताबें इंपोर्टेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे हु आर सुधराज, इस सवाल पूछा हु आर दे हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धर्म, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो खैर जाने रहे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसलिए मशहूर हो गया किताब क्योंकि इसी किताब से जो है इस चैप्टर को लाया गया। सवाल बनता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किस चैप्टर से संकलित है या किस चैप्टर से लिया गया है, तो भाई साहब समझ रहे हैं ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद बाबा साहेब का संपूर्ण वार्ड में, एक वार्ड में मतलब समझ रहे हैं, उसका पूरा जीवनी है ना, वार्ड में जो 21 खंड में, बताओ भाई 21 खंडों में मतलब प्रकाशित हुआ, 21 खंड में, वो एक खंड मतलब इतनी मोटी किताब होगी या इतनी मोटी किताब होगी, उस तरह से 21 खंड में, 21 भाग में जो है ना, या तो फिर पतली किताब, चाहे जैसे भी हो, मतलब पार्ट 1 21 पार्ट में जो है इनका जो है संपूर्ण वार्ड में। सवाल बनता है कि बाबा साहब का संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हुई, तो पता होना चाहिए आपको 21 खंडों में। आगे है जाति पाति तोड़क मंडल हुआ था, एक्चुअली ये एक जो है ना भाषण के रूप में तैयार किया गया था इसको, तो भाषण तो हो नहीं पाया था, तो उसको जो है निबंध में बदल दिया गया। तो ये जो जाति पाति तोड़क मंडल हुआ था लाहौर में, लाहौर सम्मेलन में हो रहा था 1936 में। सवाल डायरेक्ट बनता है कि जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, कब हुआ था, 1936 में, ठीक है ना। एक्चुअली इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसको मैं रात में लिखा था, कल रात में,
इसमें लिख दिया, कोई मिटाएगा नहीं, इसलिए मैं लिख दिया, मिटाना मना है, ठीक है ना। तो समझ रहे आप। तो ये हो गया पूरा, इसका डिटेल्स हो गया पूरा, लगभग जो भी थोड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी, उसकी जीवन के बारे में थोड़ी सी, उसका क्या बोलते हैं बायोग्राफी थोड़ी सी, ऐसे तो बहुत सारी है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन अब हम जब इसको पढ़ लिए, अक्सर इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। याद कीजिएगा गोधूली हिंदी में जो हिंदी है ना आपके किताब में, उसमें से दोनों सवाल पूछता है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है क्या, कहानी से ज्यादा सवाल पूछता है। मैंने देखा कहानी से ज्यादा सवाल पूछता है, कहानी में क्या क्या हो रहा, कौन किरदार क्या कर रहा, उससे ज्यादा सवाल पूछता है। और राइटर से थोड़ा सा कम वजन देखने को मिलता है, वजन उसमें कम, मतलब कम सवाल पूछते हैं। फिर भी राइटर की पैदाइश, राइटर का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, राइटर के माता पिता का नाम दिया है तो फिर पूछेगा, और राइटर का जन्म कहाँ हुआ था ये सब पूछेगा। उनकी किताब ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी राइटर का, तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें आपको राइटर के किताब का नाम एकदम 100% दिया ही रहेगा, बहुत सारा, है ना। तो इसके अलावा बहुत सारी किताबें भी और बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है, उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग सुनते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात बोलता है कि यह बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत दुख की बात है। भीमराव साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं यह बहुत विडंबना है, बहुत दुख की बात है कि आज के युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। मतलब आज के युग में भी लोग जातिवाद कर रहे हैं, और ये ज्यादा करके हमारे हिंदुस्तान में, भारत में ही देखने को मिलता है। ये कहीं देश में नहीं बल्कि यहीं देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, है ना। मतलब आज भी लोग जो ना जातिवाद का पोषक पहने हुए, जातिवाद का कपड़ा पहने हुए, जातिवाद का लिबास पहने हुए, लोग सब एक दूसरे से जातिवाद की वजह से एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, है ना। बोलता क्या, पोषक कई आधार पर है, समर्थन करते हैं, मतलब हर आधार पे है। जैसे कोई कहीं शादी हो रहा तो शादी का आधार पोषक अलग हो गया, है ना, कुछ और हो रहा तो उसका अलग अलग पोषक हो गया। समर्थन एक आधार को कहा जाता है कि एक समर्थन है, चलो ये शादी वाला पोषक है, शादी वाला टाइम में पहनेंगे भाई, है ना। लेकिन यहाँ पे जातिवाद का जो पोषक है ना, पोशाक है ना जातिवाद का, वो तो भाई साहब मत पूछो, हर कोई में हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ बोलते क्या कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है ना, एक अच्छा समाज जो है ना, कार्य कुशलता को जो ही के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता, जिसके अंदर कार्य करने की कुशल हो, जैसे कि कोई अगर लोहार है ना, तो लोहार करने के अगर कुशल है, लोहा का काम करने के है, तब उसको वो काम दिया जाएगा, तब श्रम विभाजन किया जाएगा। समझिए बात को। बोलता कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक अभी के दौर में जो एक अच्छा समाज है, जो एक सभ्य समाज है ना, वो कार्य कुशलता के आधार पर उसका श्रम का विभाजन करता है। अच्छी बात है। जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे अंदर कार्य कुशल क्या है, मेरे अंदर क्षमता क्या है पढ़ाने का, तो मैं एक टीचर कहला रहा हूँ, मेरा विभाजन हो गया, श्रम विभाजन हो गया, क्यों ये काम करेगा बच्चा, टीचिंग का काम करेगा, है ना, ये बंदा टीचिंग काम करेगा। लेकिन अब वो बंदा, कोई बंदा अगर कुछ जैसे मट्टी कोड़ रहा, उसके अंदर क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता है कि मट्टी कोड़ता है, वो बहुत अच्छा है, पावरफुल है, कोड़ता है, हिम्मत है, तो वो काम करता है। ये आधुनिक सभ्य समाज में ये ऐसा फॉलो करता है। और अच्छी बात है कि जो जिसका काम करने का, जिसका भी कुशल हो, जिस काम में जो कुशल हो, उसको वही काम दिया जाए, तभी जाके बेहतर हो पाएगा, उसकी जीवन भी अच्छी हो पाएगी। मतलब क्या कि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो बोलते हैं, जाति प्रथा, इस श्रम विभाजन एक्चुअली जो श्रम का बंटवारा जो है ना, जाति प्रथा का एक दूसरा रूप है। लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ी का काम कर रहे हैं, लकड़ी बना रहे हैं, गेट बना रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, तो उसको बढ़ी नाम दे दिया गया, बढ़ी जात का है ना। लोग चूड़ी बेच रहे तो चूड़ीहारा जात बोल दिया, है ना जी, अलग अलग किस्म का। कोई लोग जूता सी रहे तो उसको मोची बोल दिया, उसको अरे मोची जात का है ना। कोई बाल काट रहा तो नाई जात का है। लोग क्या कर रहा, काम के आधार पे जो उसको जाति को बांट दे रहा, तो बोला जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क से संबंध, पहली बात तो यह है कि ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक है ना। ये भीमराव अम्बेडकर बोलते बहुत बड़ी आपत्तिजनक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप ले लिया है ना। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया, बंटवारा कर दिया। श्रम विभाजन तो रहा, अब ना वहां पे ना जाति प्रथा है, अगर कोई जात प्रथा है, ठीक है ना, तो बोलता है कि श्रम विभाजन जो होता है ना, जो काम का जो बंटवारा होता है, अब वो जो ना श्रमिक भी विभाजन होने लगा। अब जो काम करने वाला वो भी बंटवारा होने लगा
जाति प्रथा के आधार पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपोर्टेंट लाइन है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन अगर आपको चाहते हैं श्रम विभाजन, तो एक अच्छे समाज में श्रम विभाजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और श्रम विभाजन किसको मिलना चाहिए? जो कार्य कुशलता के आधार हो, कार्य कुशलता के आधार पर, जिसको कार्य करने में जो कुशल है उसी को जो है ना वो श्रम मिलना चाहिए, वो काम मिलना चाहिए। लेकिन आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। जो अभी के दौर में ना जो अच्छे एक समाज होते हैं ना, वो क्या बोलता है, वो जो है श्रम विभाजन की अवस्था में श्रमिकों का विभाजन जो है उसके वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। मतलब ना जो अच्छे समाज के लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये बंदा वो काम कर रहा है जो इसमें जिस काम में इसको मन लग रहा है उसको वही काम करने के लिए दिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं भाई तुम ये काम मत करो, तुम्हारा ये जात है ना, तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम ये काम करो। ऐसा आज के सभ्य समाज में नहीं होता, मतलब एक अच्छा समाज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे बोलता है क्या, ये एक श्रम विभाजन एक ऐसा चीज है ना, जब जाति प्रथा के आधार पर जब आ जाता है ना, तो श्रम विभाजन जो है ना ऊंच नीच भी पता कर लेता है। जैसे बोलता है ना, कोई चमार है तो चमार सुन के ये नीच जाति का होगा, है ना। ब्राह्मण है ऊंच जाति का होगा, जाति के आधार पर। और अगर कोई काम कर रहा, कोई बड़ी काम कर रहा, लकड़ी बनाता है, यार ये बड़ी हो, नीच जाति को होगा, है ना। ऐसे कोई बाल काट रहा तो नीच जाति को होगा। तो ये काम के आधार पे लोग जो है ना, इससे समाज में बंटवारा हो रहा, लोग उसके आधार पर उसका जात बता दे रहे हैं। लेकिन ऐसा आज के ज़माने में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आप जाओगे, एक से एक आदमी है जो बाल काट रहे हैं, एक से एक आदमी जो लकड़ी में डिजाइनिंग बना रहे हैं, तो बड़ी थोड़ी ना हो जाएंगे वो। काम अपना अपना अलग जगह पे है। ओके, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि आधारित नहीं है। अगर जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन मान लिया जाए कि जात के आधार पर काम करेगा, तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि आधारित, मनुष्य चाहता ही नहीं ऐसा। कोई मनुष्य से पूछे अक्सर तो ऐसा नहीं चाहेगा, वो बोलेगा यार हम जो काम करना चाहेंगे, जिसमें मुझे मन लगेगा वही काम करेंगे, है ना जी, वो चाहता है। कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमताओं इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह पेशा कार्य चुनाव करें। एक्चुअली तो बात यही है कि हम जो व्यक्ति कुशल है ना, उसको हम उसी काम के लिए प्रेरित करें ताकि वो वही काम करे, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और उससे होगा क्या कि उसकी जीवनचर्या भी बेहतर हो जाएगी, है ना, वो आगे अपने जीवन में तरक्की कर पाएगा, ठीक है ना, अपने समाज का लेवल को ऊपर कर पाएगा, ठीक है ना। ये यानी कि उसकी क्षमता के आधार पे हमको काम दिया जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पे काम दिया जाना चाहिए, या तो फिर उसके काम के आधार पे जाति को नहीं बांट देना चाहिए। अब ऐसा भी होता है ना, वो काम करा उसके आधार पे वो जाति बोल दिया, तो ये गलत है। निर्धारण समय से मनुष्य को पेशा निर्धारित किया था, मतलब बोला जाता है कि अभी के सभ्य समाज के अलावा बहुत से ऐसे भी समाज है, बहुत से ऐसे भी मानसिकता सोच वाले हैं जो बच्चे पेट में है, गर्भ धारण भी है किया हुआ है, उसी समय उसको बोल देगा अरे ये तो चमार के बच्चा मोची बनेगा बेटा, है ना, तुम तो मोची बनेगा। नाई के बच्चा नाई तुम बाल काटेगा, मतलब अभी पेट में ही ये बच्चा है और उसका जो है वहीं पे भी जो है उसका श्रम विभाजन कर रहा है कि तुम यही काम करेगा। अभी भी बहुत से ऐसे समाज में लोग हैं। आगे बोलते हैं बाबा साहब, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जो जाति प्रथा ना जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। कोई ब्राह्मण है, बस उसका माइंड सेट है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो पंडित का ही काम करना है। लेकिन आज के सभ्य समाज में ऐसा नहीं है। आज देखिए आप, कोई ब्राह्मण है तो कोई सिंगिंग भी कर रहा भाई, कोई कुछ और भी कर रहा है ना, तो कोई चमार है तो चमारी नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा, किसान है तो किसानी नहीं कर रहा, कुछ और भी कर रहा है ना। ये अगर ऐसे करता है तो एक पेशे में बांध देता है कि वो उसमें बंध जाता है। इसी में होता क्या है ना, इसमें ये होता ना कि भाई साहब एकदम ऐसा माइंडसेट होता है ना कि मुझे ना यही काम करना। अब वो काम अगर ना मिले तो भूखे मर जाएगा वो आदमी, है ना, बोलता कि भूखे मर सकता है। लेकिन बोलता आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, तकनीक, निरंतर विकास कभी कभी होते रहता है आपस में से। कोई काम कर रहा, कोई कुछ काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन में, या तो कोई लोहार का काम कर रहा, लोहार का काम कर रहा, खानदान उसका लोहार चल रहा, उसका जाति लोहार का है, जाति भी बोलते हैं, लोहार जाति बोलते भी है ना। अब लोहार जात काम कर रहा, लोहा नहीं मिल रहा, लोहा की बहुत कीमत बढ़ गई, तो बेचारा क्या होगा, अब दूसरा काम तो जानता नहीं हो, भूखे मर सकता है। तो आधुनिक टाइम में तो ऐसा होता रहता है ना, ऊंच नीच काम में होते रहता है, ऐसा हो सकता है। तो बोलता क्या है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब यहाँ पे काम नहीं मिले तो मुझे दूसरा काम करना पड़ सकता है। इसलिए
बोलता कि हमको अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल जो हमको बदलते रहना चाहिए, हमको स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन जो जाति प्रथा करते ना उसको स्वतंत्र नहीं मिल पाता है ना, स्वतंत्रता नहीं मिल पाता है, चाहे भूखे क्यों ना मर जाए लेकिन उसको स्वतंत्रता नहीं मिलता। बोलता आज भी हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा करने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी कि आज के भी हिंदू समाज में बहुत ऐसे हैं जो बोलता है कि मेरा दादा परदादा ये काम किया तो तुम भी यही काम करोगे, उसको दूसरा काम करने की अनुमति ही नहीं मिलता है। बेचारा वो क्या करे बताओ, अगर वो काम ठप हो जाए तो ऐसे में भूखे मर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करते तो बेरोजगारी बढ़ेगा, जाहिर सी बात बेरोजगारी बढ़ेगा। आगे बोलता है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं है ना। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा अपनी इच्छा पे नहीं है। मनुष्य चाह रहा यार मैं सिंगिंग करूं, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, और उसका बाप जो है बोल रहा बेटा तुम चमार हो ना, तुम मोची तुम चमार हो ना, तुमको जूता ही सीना है। अब बेचारा उसको मन नहीं कर रहा काम करने का, जबरदस्ती काम कर रहा, तो ऐसे में क्या होता है उसको काम करने का मन नहीं करता, इकोनॉमिकली उसका डेंजर हो जाता ना, उसका जो है ना क्या बोलता उसका रुचि नहीं होता है। अब आपको पता है जिस काम में किसी को रुचि ना हो भाई साहब क्या कर सकते हैं, जिस काम में किसी को रुचि ना हो तो वो काम करने में मजा ही नहीं आएगा। आपको पढ़ने में रुचि ना हो तो आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा, है ना। तो अभी भी ऐसे देखने को मिलता है। अब अगर ऐसा रहे तो कोई कुशल कैसे बन सकता है, कोई इंजीनियरिंग कैसे बन सकता है, फिर तो इंजीनियरिंग का एक अलग से जात बन जाएगा, फिर डॉक्टर का अलग से जात बन जाएगा। आपने देखा ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है अक्सर, एक्टर का बेटा एक्टर ही बनता है, उसका माइंड सेट है। लेकिन कोई ऐसा भी तो होता है नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मेरा बाप डॉक्टर था तो मुझे तो पायलट बनना है ऐसा, लेकिन बाप बोले नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो भाई उसका कहाँ उसका रुचि नहीं है, उसकी रुचि तो नहीं मिल नहीं रहा ना, उसके अनुरोध से वो काम नहीं हो पा रहा ना। इसकी वजह से फिर वो क्या होता है आर्थिक पहलू भी जाति प्रथा का हानिकारक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई लोहार का काम लोहार ही करेगा काम लोहा का काम। अब मान लें कि लोहा नहीं मिल रहा या महंगा हो गया तो उसका घर में इकोनॉमिक पैसा की कमी हो जाएगी, है ना, भूखे मर सकते हैं। तो आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है अगर ऐसा करता है तो, है ना, मतलब उसका एकदम कुछ नहीं करने का मन करता है। आगे बोलते हैं कि इतनी सारी बातें मैंने किया है, जाति प्रथा को मैंने ब्लेम किया है, मैंने उसकी आलोचना की है। बोलते हैं कि आप एक सवाल मतलब जाति प्रथा ये बोलते हैं भीमराव साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि आप लोग का एक सवाल तो जरूर बनेगा कि अच्छा बताइए कि एक अच्छा आदर्श समाज क्या है, एक अच्छा समाज किसको बोलते हैं, है ना। एक सवाल बनता है कि नहीं, एक आदर्श सभ्य समाज आप बात करें, एक आदर्श समाज किसको कहते हैं, किस समाज को हम आदर्श समाज बोलेंगे। तो बोलता कि मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज उसको बोलते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, जिस समाज में स्वतंत्रता हो, मतलब एकदम आज़ादी हो, कानून के अनुसार कानून के दायरे में आज़ादी हो, हमको कहीं भी बसने की आज़ादी हो, कहीं भी घूमने की आज़ादी हो, कुछ भी अपने घर में कुछ करने की आज़ादी हो, कुछ खाने की आज़ादी हो, सब कुछ करने की आज़ादी, हमको किसी के खिलाफ बोलने की आज़ादी हो, है ना। फिर बोलता है कि समता हो, बराबर हो, उस समाज में जितने सारे जाति के लोग होगा ना सबको मैं बराबर जानूँ, चाहे डोम हो, चाहे चमार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे जो भी जात हो ना सबको मैं बराबर समझूँ, सब भाई है। और बोलता भ्रातृत्व हो, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा हो, भाईचारा हो। तो बोलता क्या अगर ये सब हो तो क्या आप नहीं चाहोगे, कोई बंदा चाहे किसी का आजकल के मैंड में आजकल के लोग में अगर उसके समाज में स्वतंत्रता हो, समान हो और भाईचारा हो, कौन नहीं चाहेगा। अब जो नहीं चाहेगा वो जाति प्रथा करेगा। लेकिन ये बोलते क्या आप ऐसा है, आप क्या आपको मन करता, क्या आपको नहीं चाहता कि हमारा समाज स्वतंत्र हो, समान हो, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा हो। बिल्कुल होगा। बोला कि भाईचारा कैसा होना चाहिए जो दूध पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए, तो पता नहीं चले दूध को जब पानी मिलाते हैं तो पता नहीं चलता कि दूध कितना था, दूध की मात्रा कितनी थी, पानी की मात्रा कितना था। इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं, इसी को तो स्वतंत्र बोलते हैं कि जब हम आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिले दो जात के लोग आपस में मिले तो पता नहीं चले कि ये जात है ये जात है, बस लगे कि ये दोनों भाई है, भाईचारा है, समान है, ये भी काम वही कर रहा, ये भी काम कर रहा, ये भी बस से जा सकता है और ये भी बस से जा सकता है ना, ये भी एरोप्लेन से उड़ सकता है, ये भी एरोप्लेन से उड़ सकता है, तो भाई समान हो, है ना, इक्वल हो यहाँ पे। तो बोलता है यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है,
एक साथ में मिल करके रीति रिवाज के साथ अपने समाज के साथ जो है ना एक सामूहिक जो है अनुभव का, एक सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान, हम आपसे मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। बोलता कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, ये भी तो लोकतंत्र है ना। अगर हमको आपसे भाव नहीं है, हम आपसे नफरत कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र कहाँ है। तो ये था जाति प्रथा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मतलब एक निबंध है जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद लगता है कि जो आप या आपके परिवार में या आपके खानदान में या आपके समाज में लोग एक दूसरे से नफरत करते होंगे जाति के आधार पे, वो दूर करने की जरूरत है। आज के सभ्य समाज में ये सब की जरूरत नहीं है, आदर्श समाज बनने की जरूरत है। हमें आदर्श समाज को डेवलप करने की जरूरत है, ना कि हम एक दूसरे को से नफरत करें, ये करें वो करें, है ना। तो फिलहाल अब इसमें से जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा आप आराम से इसका आंसर बता पाओगे। मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी नीचे लाइक करना और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।